हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो बेटा, सुन पा रहे हो ना? आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो? अरे गुड मॉर्निंग नहीं होगा भाई, गुड आफ्टरनून, 12 बज चुके हैं। हाँ, अब वॉइस बताओ, वॉइस परफेक्ट है क्या? साउंड परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आई एम विजिबल, आई एम ऑडिबल, ऑल परफेक्ट है गुरु जी। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एकदम क्लियर ऑडिबल है। ठीक है, चलो अब विजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, जब ऑडिबल है तो विजिबल तो होगा ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब बताओ, सब कुछ परफेक्ट है? तो आज भाई मसल्स वाला पार्ट हम पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। समझ गए ना? हाँ, हड्डियों का तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हाँ, कल मैं आपकी एक एक हड्डी, समझ रहे हो ना? 206 हड्डियां होती है ना? कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं बॉडी के अंदर, जरा बताओ। हाँ, सारी की सारी बोन्स आपके ब्रेन में एकदम सेट करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये आज कराऊंगा। एक बार रिवीजन करा दूं उसके बाद। और डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट मसल्स फाइबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स यहाँ कवर कर देंगे, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था। ठीक है, तो मैकेनिज्म कराने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करा दूं। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने कितना पढ़ लिया था मैं। ठीक है, कहाँ से करा दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स आपका क्लियर था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स वो आगे नहीं बढ़े थे हम लोग। बेसिक क्लियर था। हम्म स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मैंने स्टार्ट किया था, याद आ गया? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यस। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में बात करता हूं, यानी तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर वन, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो प्रोटीन जो एक दूसरे को खींचती हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, याद आ गया? ठीक, अच्छा, उससे भी पहले कुछ और याद स्टार्ट किया था। बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। अगर मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ जेड लाइंस होते हैं। जेड लाइन इज अ, कह सकते हो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल्स। यानी सारी मसल्स जेड लाइन पर टिकी हुई है, क्योंकि जेड लाइन से एक्टिन बाइंड है और एक्टिन से मायोसिन बाइंड है। तो सब कुछ जेड लाइन पर डिपेंड है। देखा होगा कुछ लोग जिम में जाते हैं, मैं देखा है। एक बच्चा आया था कि "हाँ भाई सर, मतलब वो जिम जो होते हैं ऑनर, उनसे बोला कि मुझे 3-4 महीने में बॉडी सॉडी बनानी है। ठीक है, मेरी शादी शादी है। ठीक है, ऐसे नहीं बच्चे बोलते हैं। ठीक है, अक्सर कर मैं एमबीबीएस जो बच्चे कर रहे हैं उनसे बोलता भी हूँ कि तुम डट के 1 साल दे दो अपना। बॉडी खराब हो रही है, हो जाने देना, टेंशन मत करना। 1 साल बाद जब काउंसलिंग होती है, उसके बीच में काफी टाइम होता है। ठीक है, उसमें आप खूब जिम शिम जा करके परफेक्ट हो जाना, फिर मेडिकल कॉलेज में एंटर मारना। ठीक है, तो बच्चों ने किया, हर साल बच्चा ऐसा करता है। बच्चा बताता है, फोटो भेजता है अपनी। ठीक है सर, एग्जाम देते समय, एग्जाम के जस्ट बाद की फोटो, और मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने की फोटो। ठीक है, जब बच्चा भेजता है, सर ये सब मैंने चेंज किया है इतने महीने के अंदर, और इस चेंज के पीछे ये कंसेप्ट मैंने लगाए थे, मतलब जिम गया, डाइटिंग की, ये की। ठीक है, और एकदम परफेक्ट बच्चों ने मेंटेन किया। मतलब मैं नहीं पहचान पाया, कई बच्चे तो ऐसे हैं। ठीक है, राजस्थान के बच्चे थे बहुत सारे। ठीक है, हाँ, तो ये मैं इसलिए कहता हूँ, आप करो, सारी इच्छाएं पूरी करना, पर सिलेक्शन के बाद। ठीक है, बस सिलेक्शन तक इतना रखो कि बॉडी ठीक ठाक रहे, ब्रेन अच्छे से काम करे, परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाए। ठीक है, बस यही मेन चीज है इस समय, तो ये जरूरी चीज यही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। समझना। हाँ, तो हमने यहाँ बात की थी बेटा, ठीक है, प्रोटीन्स की। तो मैंने बताया था, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। कैसी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट है मसल्स की। ठीक है, स्ट्रक्चरल नहीं बोलोगे, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, सार्कोमियर के अंदर मैंने बताया था बेटा, दो जेड लाइन, जेड लाइन से एक्टिन जुड़े हुए हैं, एक्टिन से मायोसिन जुड़े हुए हैं। ठीक है,
और मैंने बताया भी था जेड लाइन किस बैंड के बीच में होती है, आई बैंड के बीच में। एम लाइन किस बैंड के बीच में होती है, ए बैंड के मिड में एम लाइन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, लाइट बैंड जो बनता है वो आई बैंड है, क्योंकि उसमें एक्टिन फिलामेंट होते हैं। डार्क बैंड जो बनता है वो ए बैंड है। ए मतलब होता है आइसोट्रोपिक, और आई मतलब होता है एन आई मतलब होता है आइसोट्रोपिक, और ए मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक। यानी लाइट बैंड लाइट ही होता है, पर डार्क बैंड डार्क ही नहीं होता। वो हल्का डार्क होता है, फिर ज्यादा डार्क होता है, या ऐसा ज्यादा डार्क होता है, फिर हल्का डार्क होता है, फिर ज्यादा डार्क होता है। जहां ज्यादा डार्क होता है वहां पर एक्चुअल में मायोसिन एक्टिन के संग ओवरलेप करता है, ओ बैंड बनाता है। और जहां पर वो ओवरलेप नहीं करता, मायोसिन एक्टिन के संग ओवरलेप नहीं करता, उसको एच जोन बोलते हैं या हैंसन जोन बोलते हैं, हैंसन जोन। ठीक है, तो मैंने आई बैंड बताया था, फिर ओ बैंड बताया था। ओ यानी जहां पर ए बैंड एक्टिन फिलामेंट के संग ओवरलेप करता है। फिर नन ओवरलिपिंग वाला पार्ट एच जोन हो गया, फिर ओवरलिपिंग वाला पार्ट अगेन से कैसा हो गया, अगेन ओवरलिपिंग आ गया। ठीक है, ओवरलिपिंग वाला अगेन कैसा हो गया, आप बोलोगे ठीक है ओ बैंड। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, आपको बता दूं बेटा, आज शाम को 8 बजे हम सब लोग फिर से मिल रहे हैं यूट्यूब पर। कुछ मतलब चाहते हैं कुछ और बेटर क्या कर सकते हैं आपसे डिस्कशन के लिए। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद क्या और बेटर हो सकता है। ठीक है, नो डाउट बच्चा थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था सुप्रीम कोर्ट से, वैसा कुछ चीजें हुई है। तो कई बच्चे का मनोबल एकदम डाउन है कि यार क्या होगा आगे। ठीक है, बच्चा क्या, अब टीचर का मनोबल भी डाउन है। ठीक है, जो जो बेटर हम लोग मतलब मिलके कर सकते हैं सब लोग, वो चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे हम सभी लोग मिल रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर ही, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, फाइनली आ जाओ। तो मैंने यहाँ बताया था बेटा कि आई बैंड, ओ, फिर एच, फिर ओ, फिर आई, ये सीक्वेंस थी। जहां आई बैंड था वहां ओनली एक्टिन फिलामेंट थे, जहां ओ था वहां ओवरलिपिंग हो रही थी, जहां एच था वो नॉन ओवरलिपिंग वाला पार्ट हो गया, फिर ओवरलिपिंग वाला पार्ट हो गया, और फिर नॉन ओवरलिपिंग मतलब आई बैंड आ गया। सीक्वेंस ध्यान रखनी है। एक सार्कोमियर के अंदर आधा आई बैंड होता है, पूरा ए बैंड होता है, फिर आधा आई बैंड होता है। ए बैंड एक्चुअल में लेंथ ऑफ मायोसिन है, तो मायोसिन जितना जितना दिख रहा है ना वो ए बैंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर मैंने बताया था अगर बेटा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो किस बैंड पर क्या इफेक्ट आएगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ध्यान रखना है आपको, आई बैंड कम होता है, आई बैंड कम होगा, ध्यान रखना। ओ बैंड की बात करता हूं, ओवरलिपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है। एच जोन की बात करता हूं, कम होगा, कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन पर डिसअपियर हो जाएगा। एम लाइन कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन पर डिसअपियर हो जाएगी। सब चीजें कम होंगी या डिसअपियर होंगी, बस एक बैंड ऐसा है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड। और एक बैंड ऐसा है जो बढ़ता है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर, ओवरलिपिंग बैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई डाउट शाउट है किसी को, नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने बैंड वाला कंसेप्ट समझा दिया था बहुत अच्छे डायग्राम बना करके। फिर फाइनली मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर मैंने आपको बताया था फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, याद आ गया, हाँ, रेगुलेटिंग प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में जेड लाइन प्रोटीन था, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में एक्टिन और मायोसिन थे, और रेगुलेटिंग प्रोटीन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन थे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बात की थी फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन जो एक दूसरे को खींचते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, फोर्स जनरेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को, वो एक्टिन और मायोसिन है। एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से एक फिलामेंटस एक्टिन बनता है, इसको एफ एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, एफ एक्टिन एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, मोनोमर। कौन से मोनोमर होते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन, छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन। और ऐसे ही दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में कॉइल्ड होकर के एक एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ये मैंने कल कराया था आपको। ठीक है, फिर फाइनली हम आगे बढ़े थे, हमने बात की थी बेटा मायोसिन की। मायोसिन इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन एक मोनोमर यूनिट है, मीरोमायोसिन एक मोनोमर यूनिट है। और अगर मीरोमायोसिन की मैं बात करूं तो मीरोमायोसिन लगभग 300 मीरोमायोसिन मिलकर के एक मायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और एक मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो उसमें 6 यूनिट होते हैं, 2 टेल में होते हैं, 2 शॉर्ट आर्म में होते हैं, 2 ग्लोबुलर हेड में होते हैं। हाँ, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दिया जाए तो क्रॉस आर्म बनती है। क्या बनती है, क्रॉस आर्म, दोनों को मिला दिया जाए तो। यहां तक कोई डाउट था, हाँ, ग्लोबुलर हेड
और शॉर्ट आर्म को मिला के बनाती है क्रॉस आर्म। ओके। हाँ, ग्लोबुलर क्रॉस आर्म के अंदर नंबर ऑफ यूनिट पूछेगा 4 बोलोगे, टेल में नंबर ऑफ यूनिट पूछेगा 2 बोलोगे। ठीक है। इसमें 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, ये दो तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, या कह सकते हो 2 एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड करने वाली साइड होती है, और 2 साइड होती है जहां पर एटीपेज एंजाइम बाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंड करता है। ये ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर में। फिर रेगुलेटिंग प्रोटीन की बात की थी, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन मैंने बताया था, ये 2 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी एक्टिन के ऊपर, कंप्लीटली एक्टिन के ऊपर रन करते हैं और कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक्टिन और मायोसिन को डायरेक्ट मिलने से रोकते हैं, बीच में हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। ये 2 फिलामेंट होते हैं। अगर मैं ट्रोपोनिन की बात करता हूं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्योंकि 3 यूनिट के मिलने से बनती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल, जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल पर लगी होती है। ये क्लियर था। ट्रोपोनिन की 3 यूनिट बताई थी, टीपीसी, टीपी टी और टीपी आई। सी मतलब कैल्शियम बाइंडिंग, यानी ट्रोपोनिन की वो यूनिट जो कैल्शियम से बाइंड करती है वो टीपीसी है। ठीक है, ट्रोपोनिन की वो यूनिट जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है वो टीपीटी है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। टीपीआई, आई मतलब इनिबिशन, इनिबिशन का मतलब है ट्रोपोनिन की वो यूनिट जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने से रोकती है। वो एक्टिन की एक्टिव साइट की मास्किंग कर लेती है, एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक लेती है, इसको मास्किंग बोलते हैं, ढक लेना। एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक लेती है, मास्किंग कर लेती है, इसकी तरीके से एक्टिन और मायोसिन मिल नहीं पाते, उनकी मिलने में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, लाइक ट्रोपोमायोसिन। यहां तक मैंने कल करा दिया था, कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ पूरे रिवीजन के अंदर, फिर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करूंगा। हाँ, मास्किंग बेटा, मास्किंग, नो डाउट, नो। बहुत बढ़िया, सुपर। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, डिस्कस कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, और इस चैप्टर के एंड आते आते मैं इसकी आपको वर्कशीट भी दे दूंगा। ठीक है, डायमंड क्लियर है, इसका मतलब कोई डाउट है ही नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पूरा बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। समझो, ये मान लो ब्रेन है आपका। इतना बड़ा नहीं बनाते हैं यार, जगह कम है। सबसे पहले तो बेसिक बात बताऊं, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन समझ लो, बना ही देता हूँ, थोड़ा समझाना तो पड़ेगा ही। हम्म, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑलवेज जो न्यूरॉन्स निकलते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स निकलते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। ये टर्मिनल ब्रांच होती है न्यूरॉन की, ये आप जानते हो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा तो पता ही होगा। ये इस तरीके स्ट्रक्चर होगा।
ये है मोटर न्यूरॉन। मोटर नर्व है, ठीक है। ऑलवेज मोटर नर्व ही होते हैं। अब ये जो मोटर नर्व है किससे जुड़ रही है, आप बोलोगे सर मसल से जुड़ रही है। समझना, ये एक मसल से है। ये दूसरी मसल से है। ये तीसरी मसल से है, मसल से जुड़ रही है, ठीक है। एक ही न्यूरॉन है, ध्यान रखना। और इसके अंदर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और यहां होते हैं इनके रिसेप्टर्स। समझ में आया? मसल्स नंबर 1। मान लो पहला क्वेश्चन आएगा कि जब मसल्स, भाई मसल मैकेनिज्म, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करने का पहला सिग्नल जाएगा ना। क्वेश्चन आएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में किस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। ओनली और ओनली मोटर न्यूरॉन होते हैं और कोई होते ही नहीं है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन मोटर नर्व या न्यूरॉन प्रेजेंट इन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, समझ रहे हो। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में मोटर न्यूरॉन होते हैं और कोई न्यूरॉन होते ही नहीं है। ना सेंसरी होते हैं ना मिक्स्ड होते हैं, ओनली मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये दिमाग में रखना। ये कई टाइप के मसल्स हैं जो एक ही टाइप के मोटर न्यूरॉन, क्योंकि हर न्यूरॉन के लास्ट में क्या होता है, टर्मिनल एक्सॉन। ये क्या है, टर्मिनल एक्सॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल एक्सॉन मसल से कनेक्टेड है, कई टाइप की मसल से कनेक्टेड है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब यहां समझना होगा आपको, अगर मैं आपसे कहूं, यहां समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में जो संबंध बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं। एक न्यूरॉन का एक सैनैप्स और एक सिंगल मसल्स के बीच में संबंध बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलो या मोटर एंड प्लेट बोलो। भाई मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ही तो बात है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों पर आएगा, ध्यान रखना, मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको अलग कलर से बनाता हूं, ये या ये, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्यों बोलते हैं कि मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, जंक्शन बिटवीन
सिंगल नर्व एंड सिंगल मसल्स। सिंगल नर्व और सिंगल मसल्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से न्यूरो ट्रांसमीटर यहां से निकलते हैं और अपने अपने रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, ठीक है सर। अब समझो दूसरा कॉम्बिनेशन, रेड कलर लेते हैं। अगर मैं आप कहूं कि एक न्यूरॉन के कई टर्मिनल एक्सोन हैं जो कई टाइप की मसल से जुड़े हुए हैं, ये पूरा पूरा समझना मेरी बात, पूरी यूनिट ये यहां से यहां तक, ये पूरा कनेक्शन, यानी एक न्यूरॉन कई टाइप के मसल से जुड़कर के पूरी एक यूनिट बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोटर यूनिट। समझना, एक न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन कई मसल से आपस में कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। इस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं मोटर यूनिट। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, मोटर यूनिट क्या होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट क्या होता है, इसमें अंतर समझ में आया? हाँ, मोटर यूनिट, मोटर यूनिट बिल्कुल सही। मोटर यूनिट क्या है? जंक्शन बिटवीन जंक्शन बिटवीन सिंगल नर्व एंड ग्रुप ऑफ मसल्स। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? जंक्शन बिटवीन सिंगल नर्व एंड ग्रुप ऑफ मसल, बिल्कुल सही। जब भी आप एक न्यूरॉन का कई मसल से संबंध स्थापित करते हो, मतलब एक न्यूरॉन के जितने भी छोर होते हैं, सब छोर से अलग अलग टाइप के मसल्स जुड़े हुए हैं, तो पूरे ग्रुप को क्या बोलोगे? पूरे ग्रुप कॉम्बिनेशन को, इसको मोटर यूनिट बोलोगे। समझ रहे हो? यहां तक समझ में आया नहीं आया? यार तुम्हारे ग्रुप में भी साइको के स्टूडेंट हैं क्या? साइको समझते हो? साइको, रिपीट कर दो। रिपीट तो मैं करूंगा, रिपीट तो कुछ है ही नहीं। तीन एक्सोन नहीं है, हाँ तीन एक्सोन टर्मिनल दिखाए हैं मैंने, एक्सोन एक ही है, उसके टर्मिनल हैं। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज, थोड़ा समझ नहीं आया। अरे यार, मोटर एंड प्लेट समझ नहीं आया, अच्छा। लो अभी समझा देता हूँ, कुछ है थोड़ी ना, एक भी स्टूडेंट को छोड़ना थोड़ी ना है मुझे। देखो समझो, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ये इसके टर्मिनल, ये समझो न्यूरॉन है, पूरा का पूरा न्यूरॉन है, सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये टर्मिनल एक्सोन्स हैं, तीन चार पांच से कितने ही बना लो, ठीक है। ये टर्मिनल एक्सोन है। अगर ये न्यूरॉन सिर्फ एक ही मसल से संबंध स्थापित कर रहा है, एक ही मसल से संबंध स्थापित कर रहा है, इस संबंध को क्या बोलोगे? इनके इस रिलेशनशिप को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं तुमसे कहूं कि इस न्यूरॉन के जितने भी छोर हैं, ये सब जितने भी छोर हैं, ये कई मसल से जुड़े होंगे, कई टाइप की मसल से जुड़े होंगे, कई टाइप की मसल से जुड़े होंगे। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे? इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे? इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे? पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इस पूरे
कनेक्शन को, इस पूरे कनेक्शन को बोलोगे मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट यानी एक मोटर न्यूरॉन जितने भी टाइप के मसल से जुड़ा होगा, पूरा जो बंच बनेगा, इस बंच को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, इस बंच को, ठीक है, मोटर यूनिट बोलते हैं। यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, कई के मिलने से एक यूनिट बन जाना, ठीक है। और सिंगल कनेक्शन जो होता है उसको सिंगल कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन उसको मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात। एक कनेक्शन को मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। जब बहुत सारी मसल्स आपस में जुड़ जाती हैं एक ही न्यूरॉन से, उसको मोटर यूनिट बोलते हैं। रवि कुमार सिंह, ओनली 3 टर्मिनल इज प्रेजेंट। यहां तक बताओ, यहां तक मुझे आपसे कमेंट चाहिए। अगर वास्तव में समझ में आ गया तो आग लगनी चाहिए। हाँ, समझ आया क्या? चलो, यहां तक तो अब क्लियर है। अब बेटा अब मत कहना रिपीट कर दो, ठीक है। ये आग लग रही है, ये आग बता रही है कि समझ में आ गया। जब इतनी दूर से मैं आग ही देख पाता हूँ, जब इतनी दूर से वो कंप्यूटर छोटा सा है और देखता हूँ तो आग ही नजर आ रही है। आज वो ऊपर डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आग ही नजर आ रही है। अब कमेंट देखने पड़ेंगे बिल्कुल पास आ करके, ठीक है। यहाँ तक आग समझ में आ रही है, यानी ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा पूरा मैकेनिज्म कि मानो एक मोटर न्यूरॉन एक मसल्स के संग जब जुड़ता है तो किस तरीके से सिग्नलिंग होती है, किस तरीके से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, जगह है क्या? है। अब आओ, पूरा मैकेनिज्म आएगा यहां से। अब मैं इस जीरो जीरो से स्टार्ट करूंगा। मेरे ब्रेन में सिग्नल आया कि भाई मेरे हाथों की मसल्स को, हाथों को उठाना है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो सिग्नल सीधा जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हाथों में, और ये मेरी बैंडिंग हुई, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन तक की पूरी मैकेनिज्म, और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, यहां तक की पूरी मैकेनिज्म, ठीक है। अब समझो। पूरा पेज चाहिए, फुल पेज हॉरिजॉन्टल, तुम्हारी पूरी नोटबुक भर जाएगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना? मतलब इस तरीके से, ये ऐसे टीबी की तरह, ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा कर लो उसको। ये हॉरिजॉन्टल ही है। ये ब्रेन है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां से कहानी चालू होगी, समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोटर न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। ये आए मोटर न्यूरॉन। थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा।
ये टर्मिनल वाला पार्ट आ गया, टर्मिनल एक्सॉन। और ये जुड़ा हुआ है कौन है भाई, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, ड्रॉ करते हो साथ साथ में, साथ में। मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, मुझे क्यों नहीं आ रहा, जैसा चाह रहा हूँ वैसा बन नहीं रहा। अब ठीक है, ये आया, ये आया। मानो एक मसल्स है ये। इतना ही दिखा तो चलेगा। अंदर वेसिकल दिखा दो जिसमें न्यूरो भरे होंगे। अब ठीक है। यहां पर आप रिसेप्टर दिखा सकते हो, जहां पर न्यूरो आकर के बाइंड करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और समझना, यहां आपको व्हाइट कलर का मैं दिखा रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऐसे दिखा दो। ये पूरा फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड में फाइबर्स पड़े होंगे, ठीक है, फाइबर्स। पिंक कलर से दिखा रहा हूं, मायोफाइब्रिल। एक मायोफाइब्रिल दिखा दो, इसमें जेड लाइंस बनी हुई हैं। इस तरीके से बैंड बने होंगे, लाइट एंड डार्क बैंड। इसी में एक यूनिट लगी होगी, इसको दिखा सकते हो इस तरीके से, कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट। ये 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 इसको टीपीसी बोलेंगे, टीपीसी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ठीक है, अब समझना, पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं यहां से। अब देखो एक एक चीज करके क्या होगी, ये इसमें न्यूरो भरे हुए हैं, न्यूरो भरे हुए हैं, एसिटाइल कोलिन। कौन है भाई, न्यूरो भरे हुए हैं, एसिटाइल कोलिन। अब कहानी चालू करूंगा, यहाँ कैल्शियम और दिखा दो, यहाँ कैल्शियम भरा हुआ है।
कैल्शियम इन ट्यूब्स के अंदर बहुत सारा कैल्शियम भरा हुआ है इन ट्यूब्स के अंदर. इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. यहां पर एक प्रोटीन है, दिखा दो उसको. जो पंप का काम करती है. और यहां पर एक चैनल है, चैनल, कैल्शियम चैनल. बस. अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको. फिल पेज हॉरिजॉन्टल कर लिया. यहां तक समझ में आया? चलो. ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये सेल है, मस्कुलर सेल समझ लो एक, ठीक है. अब देखो, ये तो मोटर न्यूरॉन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये मोटर न्यूरॉन है. ये कौन है? मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व. मोटर नर्व, ये मोटर नर्व है, ठीक है. ये मसल सेल है, मसल सेल. मसल सेल है, समझ गए होगे. मसल सेल है. मसल सेल की जो ये लेयर दिख रही है ना, ये लेयर, इसको बोलते हैं सार्को, सार्को लेमा. याद आ गया? अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलोगे? सार्को प्लाज्म, ठीक है. और सार्कोलेमा की फोल्डिंग से जो बन रहा है ना, ये ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स. टी ट्यूब्यूल्स. और अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एस आर, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, बेंडिंग्स, फोल्ड्स, इनको बोलते हैं एल ट्यूब्यूल्स. एल ट्यूब्यूल्स. इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, भर भर के कैल्शियम इसके अंदर है. स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रही है. ये फोल्डिंग से ट्यूब्स दिख रहे हैं, ठीक है. ये टी ट्यूब्यूल्स हैं. सार्कोलेमा की फोल्डिंग से जो बन रहे हैं, समझना, सार्कोलेमा की फोल्डिंग से तो बन रहे हैं टी ट्यूब्यूल्स, और सार्कोप्लाज्मिक की फोल्डिंग से बन रहे हैं एल ट्यूब्यूल्स. साफ साफ समझना हर चीज, ठीक है. अंदर लिक्विड है सार्कोप्लाज्म, और सार्कोप्लाज्म में कौन फ्लोट कर रहे हैं? मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स, जिसमें टीपीसी यूनिट है, ठीक है. और ये छोटे से चैनल दिख रहे हैं ना, इसको कैल्शियम चैनल बोलोगे, इसको बोलोगे कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल, ठीक है. अब अंदर क्या भरा हुआ है? कैल्शियम आयन. अब बताओ, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं. मोटर न्यूरॉन हो गए, यहां पर भी दिखा देना, यहां पर कैल्शियम चैनल्स यहां पर भी होते हैं. ये भी कैल्शियम चैनल्स हैं.
कैल्शियम चैनल, ये भी कैल्शियम चैनल्स हैं। ठीक है, यहां जो दिख रहा है ना आपको, ये रिसेप्टर दिख रहे हैं, ये सोडियम चैनल्स हैं। सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स, ये कैल्शियम चैनल्स हो गए, सोडियम चैनल्स हो गए। ये टर्मिनल एक्सॉन है, टर्मिनल एक्सॉन। ठीक है, और ये मसल सेल है, मसल सेल। ठीक है, तभी तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, टर्मिनल एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में जंक्शन बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, ये अब पूरा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले, इसमें फिर बहुत सारी हौच पौच होने वाली है। इतना डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट तेजी से, ये डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना, नोटेड। डन, डन, डन। ठीक है, एक स्टूडेंट के कहने से ना मैं स्लो हो सकता, ना एक स्टूडेंट के कहने से मैं स्पीड अप हो सकता। ठीक है, मेरा बस पर्पस है कि यहाँ पे हर टाइप का बच्चा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए उसको। ठीक है, हाँ, टाइम एंडिंग मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, आज मसल सेंड करूंगा और कल और परसों के अंदर मैं बोन सेंड करूंगा और फिर रिवीजन करा करके खाता हूँ। ठीक है, अब समझो मेरी बात, यहां से सिग्नल आएगा। सिग्नल किस फॉर्म में आता है आप जानते हो, अभी मैं नर में बताऊंगा। ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, ये डीपोलराइजेशन है। इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन सिग्नल है। ये सिग्नल यहां से होता हुआ सीधा कहां जाएगा, कैल्शियम चैनल से टकराएगा। ठीक है, ये इंपल्स है, एक तरीके से इंपल्स। इंपल्स यहां से होती हुई मोटर न्यूरॉन में टर्मिनल एक्सोन तक जाएगी। ठीक है, और कैल्शियम चैनल से टकराएगी। कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन कहां पर आएंगे, अंदर आएंगे। ये कैल्शियम आयन की एंट्री होगी, कैल्शियम आयन की क्या हो जाएगी, अंदर एंट्री। समझना पूरी पिक्चर की तरह, कैल्शियम आयन की अंदर एंट्री हो रही है, कैल्शियम चैनल्स खुल गए, कैल्शियम चैनल आयन की एंट्री होगी। अब कैल्शियम आयन क्या काम करेंगे, कैल्शियम आयन इन छोटे छोटे वेसाइकल्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, इनकी क्या कराने वाले हैं, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस किसकी, ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जब न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां आएंगे, बाहर आएंगे, आगे बाहर। कहां बाइंड करेंगे, रिसेप्टर से। बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद रिसेप्टर, जैसे ही बाइंडिंग होगी, ये रिसेप्टर एक तरीके से चैनल है, सोडियम चैनल्स हैं, ये खुल गए, खुल गए, खुल गए। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग होगी, रिसेप्टर खुल जाएंगे, रिसेप्टर खुल जाएंगे, रिसेप्टर खुल जाएंगे। और रिसेप्टर के खुलते ही सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन। क्या हो गए, ओपन। इनके ओपन होते ही अंदर कौन एंटर करेगा, सोडियम आयन। जैसे ही सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे तो अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले नेगेटिव था, बाहर का क्या हो गया, नेगेटिव, उल्टा हो गया, जो पहले पॉजिटिव था। अब ये इंपल्स यहां से होती हुई सीधी कहां जाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रेटिकुलम से होती हुई सीधी कहां जाएगी ये इंपल्स,
यहां से होती हुई यहां पहुंचेगी, यहां कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। जैसे इंपल्स टकराएगी कैल्शियम चैनल से तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन कहां मूव करेगा, ये आया सारा कैल्शियम बाहर। और कैल्शियम आयन बाहर आके किससे बाइंड करेंगे, टीपीसी, बाइंडिंग विद टीपीसी। और टीपीसी से बाइंड करते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल। फिर से बोल रहा हूं, समझना मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत अच्छी तरीके से, ये पूरी पिक्चर की तरह बनाना। सबसे पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन। नंबर वन, डीपोलराइजेशन। जो किससे टकरा रहा है, डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल से टकरा रहा है, टकरा गया। इससे क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम के ओपन होने से क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगी अंदर, कैल्शियम आयन की एंट्री होगी अंदर। कैल्शियम आयन की एंट्री से क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस होना चालू हो गई। आप समझ रहे हो, कहां पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ रहा है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा यहां पर, रिलीज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो रही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, वैसे ये बाइंड करेगा। बाइंड करते क्या होगा, तुरंत ही क्या होगा बेटा, सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी। चैनल की ओपनिंग होते ही क्या होगा, अब कंडक्शन यहां से मूव करेगा सीधा, कहां पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और मूव करते ही अब यहां पर ये कैल्शियम चैनल ये वाले ओपन हो जाएंगे। इन कैल्शियम के ओपन होते ही क्या होगा, चैनल के ऊपर कैल्शियम बाहर आएगा 9th नंबर पर। और कैल्शियम बाहर आते ही किससे बाइंड कर जाएगा, टीपीसी से बाइंडिंग हो जाएगी। और नंबर 10th पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बताओ समझ में आया नहीं आया, ये 10 पॉइंट है, पिक्चर की तरह समझोगे, बिल्कुल मूवी की तरह, बिल्कुल मूवी की तरह, स्टेप बाय स्टेप मूवी की तरह। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, नंबर वन देखो, क्लियर सर, और ये पहली बार में क्लियर, वाह, डायमंड क्लियर। HMM, हैवी मीरोमायसिन। चलो, देखो जिसके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा एकदम बुद्धू बुद्धू सा है, ठीक है, नहीं पल्ले पड़ता सर मुझे एक बार में, उसके लिए मैंने नंबर बनाए हैं। जैसे मूवी बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे शॉर्ट्स को मिला करके बनाते हैं। तो पहला शॉर्ट क्या है भाई, डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी इंपल्स जनरेट हो रहा है। इंपल्स कहां आ रहा है, टर्मिनल एक्सोन में आ रहा है। आके क्या कर रहा है, आते ही ये कैल्शियम चैनल को खोलेगा, ओपन करेगा, कैल्शियम की एंट्री अंदर होगी। कैल्शियम की एंट्री से क्या होगा, कैल्शियम इन न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस करा देंगे। एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकलना, एक्सो माना बाहर, साइटोसिस सेल से। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गए। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, इन चैनल से बाइंड कर जाएंगे जो सार्कोलेमा पे लगे हैं। कौन से चैनल, सोडियम चैनल्स। बाइंड करते ही सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सोडियम के ओपन होते ही अंदर क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी। इससे क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन का चार्ज चेंज हो जाएगा। ये चार्ज यहां से होता हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आएगा। यहां पर कैल्शियम चैनल फिर खुल जाएंगे, कैल्शियम बाहर आएगा, टीपीसी से बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट। अब बताओ समझ में आया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट, पूरी पिक्चर की तरह।
यहां तक समझ में आया? डी, यहां तक समझ में आया? मैं दो तरीके से समझा दिया, देखो ठीक है, समझ में आ गया, समझ गया, बच्चों को समझ में आ गया। पर मैं मानता हूँ कई बच्चे होते हैं थोड़े से, ठीक है कोई नहीं, उनके लिए मैंने नंबर लिखे हैं, वो नंबर को जोड़ते जाएंगे, पूरी मूवी बनती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ माया फाइबल का मतलब है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट, ये कॉन्ट्रेक्शन। अब मसल्स रिलैक्स भी करानी है, रिलैक्स भी करानी है, रिलैक्स कैसे होगी मसल्स, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब रिलैक्स के लिए क्या करना होगा? जो कैल्शियम बाहर आ गया भाई, उसको अंदर भेजोगे ना, कैल्शियम को अंदर भेजो, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ना, इसको भी हटाओ यहां से, सिग्नल यहां से जाना रोके, और ये कैल्शियम अंदर चले जाए, तभी आपका सिग्नल रुकेगा, दो काम होंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, समझना, पहला काम क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोली नेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से एसिटाइल कोलिन टूट जाएगा एसीटेट और कोलिन के अंदर। ये टूट गया, टूटते ही सिग्नल यहां से जाना बंद हो गया। अब क्या होगा, ये एक पंप है, कैल्शियम पंप, एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप। जैसे ही कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा, धड़ 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 स्टार्ट हो गया ना, अब क्या 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 काम करेगा कैल्शियम पंप, सारे कैल्शियम को उठा उठा के अंदर भेजेगा, सारे कैल्शियम को उठा के अंदर भेज देगा। कैल्शियम पंप एक्टिवेट होते ही सारे कैल्शियम को उठा के अंदर भेज देगा। इससे जो कैल्शियम टीपीसी से बाइंड था वो हट जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टीपीसी, टीपीसी, मसल्स रिलैक्स। क्या तक समझ में आया, नहीं आया? यहां तक समझ में आया, नहीं आया? ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में मिली सेकंड का टाइम लगता है, लाइक अ नर्व। बहुत स्लो स्लो समझा रहा हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने के चक्कर में, ठीक है। तो मसल्स रिलैक्स के लिए क्या करोगे, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अच्छा पहले कॉन्ट्रैक्ट तो करवा दूं। अब देखो सर, ये समझ में आ गया पूरी मैकेनिज्म कि भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, टीपीसी से बाइंड करेगी, तब मायोफाइबल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पर कैसे होता है ये, अब देखो। हम्म
आह, अच्छा, इसको ऊपर करना पड़ेगा। समझाता हूँ। देखो, ये आप जानते हो, ये सारे के सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं? एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है? मीरोमायोसिन या मायोसिन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तब करेगी जब ये मीरोमायोसिन और एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगी। ये एक्टिव साइट है। पर ये बाइंड नहीं कर पाएंगे। दोनों को रोकने का काम कौन कर रही है? ये कौन है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन से तीन ट्रोपोनिन की यूनिट होती हैं। एक तो होता है टीपीटी। टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। एक है टीपीसी। टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। एक है टीपीआई। टीपीआई, आई का मतलब जो मास्किंग कर रही है। ध्यान से देखो, एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक रही है। मास्किंग एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक रही है टीपीआई। समझ रहे हो? इसकी वजह से मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड ही नहीं हो पाएगा। अभी मसल्स रिलैक्स है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। मैग्नीशियम आयन एटीपेज एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए और क्या चाहिए? कैल्शियम मैग्नीशियम के अलावा एटीपी चाहिए, एनर्जी, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक क्वेश्चन तो यही आया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ये तीन चीजें मिल जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। मान लो कैल्शियम रिलीज हो गया सार्कोप्लाज्म के अंदर, तो कैल्शियम रिलीज होके कहां जाएगा? ये कैल्शियम सीधा सीधा टीपीसी से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? कैल्शियम आयन। सीधा कैल्शियम आया और टीपीसी से बाइंड कर गया। बाइंड करते ही क्या होगा? कैल्शियम की बाइंडिंग करते ही क्या होगा? मानो कैल्शियम बाइंड कर गया। ये कैल्शियम बाइंड कर गया। कैल्शियम की बाइंडिंग से क्या होगा? कैल्शियम की बाइंडिंग समझना, ये ट्रोपोमायोसिन यहां थी ना,
ये धीरे धीरे खिसक के ऊपर आ जाएगी, ये यहां आ गई। जब ये मूव करेगी तो इससे जुड़ी हुई यूनिट्स भी मूव मूव कर जाएंगी, ये भी यहां पहुंच गई, ये पहुंच गई, इससे ये भी यहां पहुंच गई, और ये तो फिर पहुंच ही जाएगी ना यहां पर, ये ये बेचारी भी आ गई, यहां से हट गई, क्योंकि वो हटेगी तो ये भी हट जाएगी। समझना, वो हटी तो ये भी हट जाएगी, सिंपल सी बात है। समझना, मूवमेंट हो गया। जैसे ही कैल्शियम ने बाइंड किया, जैसे ही कैल्शियम ने टीपीसी से बाइंड किया, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगी। ट्रोपोमायोसिन हटेगी तो उससे जुड़ी हुई ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट भी अपनी जगह से हट जाएंगी, ठीक है। इससे यहां इसकी एक्टिव साइट फ्री हो गई, यही तो इंतजार कर रही थी, कौन? मीरोमायोसिन। तो ये सीधा मीरोमायोसिन का हेड इससे क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसकी बाइंडिंग होते ही यहां पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। समझना मेरी बात। जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करेगा, कैल्शियम की बाइंडिंग करते ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी, तो लगी हुई ट्रोपोनिन भी साथ में उसके हट जाएंगे। एक्टिन की एक्टिव साइड फ्री, तुरंत मीरोमायोसिन का हेड से बाइंड कर जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब यहां से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा। यानी जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर, टीपीसी से बाइंड करते हैं, टीपीसी से बाइंड करते हैं, वैसे बाइंड किए। अब फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, कैसे करेगा, इसके आगे की मैकेनिज्म इसमें नहीं है। इसके आगे की मैकेनिज्म मैंने यहां बताई है। जैसे टीपीसी से बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी, तो ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट हट जाएंगी, तुरंत क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और क्रॉस ब्रिज बनते ही अब यहां पर आगे की मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया था ना, यहां पर एक साइट और होती है इनके अंदर, क्या कौन बाइंड होता है इससे, एटीपी बाइंड होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्रॉस ब्रिज फिर टूटेगा। टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी टूटेगी, एटीपी टूटेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। तुरंत ही एनर्जी फिर वापस भी तो चाहिए, तो ये एटीपी फिर बनेगी, और एटीपी को वापस बनाने के लिए एक हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए, क्या चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट। अगर हाई एनर्जी फॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जुड़ गया, समझना, हाई एनर्जी फॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को मिल गया, तो वापस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, वापस ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी निकली, ठीक है। वापस बनेगा, वापस निकलेगी, वापस बनेगा, ये मैकेनिज्म चलती रहेगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी। अब बात आती है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है, कहां से आता है ये हाई एनर्जी फॉस्फेट, समझना होगा आपको। एक्चुअल में इस हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है, यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ। अरे आग आग छोड़ो, यहां पर आओ। तुम्हारे ऐसे मैसेज देखते ही मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। चलो ठीक है। यानी अभी मैंने इतना बताया, ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट पर कौन लगे होते हैं, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन से कौन बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के तीन यूनिट, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। आई मास्किंग कर रही है, ढक रही है एक्टिन की एक्टिव साइट को, जिससे मीरोमायोसिन का हेड उससे बाइंड ना हो पाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी, एटीपेज एंजाइम के लिए मैग्नीशियम, एनर्जी के लिए एटीपी, और कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर मैं कैल्शियम प्रोवाइड करा दूंगा, तो कैल्शियम प्रोवाइड करते ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी, मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन मूव करेगी अपनी जगह से, इसकी एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी, मास्क हट जाएगा, पर्दा उठ जाएगा, और तुरंत ही मीरोमायोसिन का हेड इसके साथ क्रॉस ब्रिज बना लेगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होते ही एटीपी टूटेगी,
फिर एडीपी फॉस्फेट के अंदर तुरंत एटीपी फिर चाहिए, ये तुरंत बनेगी, इसके लिए चाहिए हाई एनर्जी फॉस्फेट। हर बार हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए, तब जाके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। जैसे ऐसे होती है कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है, हर बार एनर्जी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, हर बार एनर्जी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। तो एनर्जी कहां से आएगी? हाई एनर्जी फॉस्फेट से आएगी। तो एक्चुअल में हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है, समझना। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, भाई कहां से आती है ये हाई एनर्जी? आप समझना, मेन सोर्स क्या है, ठीक है। देखो, समझना मेरी बात। अगर आप कभी जिम में गए हो तो लोग एक एक प्रोटीन का जैसा डब्बा होता है पाउडर, उसको पीते दिखे होंगे आपको। उस पर ध्यान ध्यान से देखना, उस पर कुछ लिखा होगा, क्रिएटिनिन फॉस्फेट लिखा होगा उस पर, ठीक है। अब पूछो कि भाई क्यों पी रहे हो? भाई मसल्स को फौलाद बनाने के लिए पी रहे हैं यार, आज मुझे 1 घंटे का वर्कआउट करना है, तो ताकत चाहिए मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर एनर्जी चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए का मतलब है हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तब जाकर के मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा। इसलिए मुझे क्रिएटिन फॉस्फेट लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो वो क्रिएटिन फॉस्फेट नेचुरली हमारे अंदर होता है, पर आप उससे ज्यादा वर्कआउट कराना चाहते हो तो बाहर से खाना पड़ता है, ठीक है। तो सोर्स क्या है? नंबर वन सोर्स, नंबर वन सोर्स क्या है? यहां से मिलेगा, क्योंकि ये टूटता है, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, चलती रहती है, ठीक है, रिएक्शन चलती रहती है। यहां से हाई एनर्जी फॉस्फेट निकलेगा। और ये रिवर्स होके वापस बन जाएगा। वापस बनने के लिए इसको फिर से एनर्जी चाहिए, वापस बनाना है, तो यहां पर अगेन ए टी पी यूज होगी, ए डी पी प्लस फॉस्फेट, ये एनर्जी फिर चाहिए। यानी डायरेक्ट मसल्स को जो फॉस्फेट मिलता है वो उसके टूटने से मिलता है, ये ऑलरेडी हमारी मसल्स में होता है, ठीक है। ये पहला सोर्स है। मान लो ये भी खत्म हो गया, अब क्या होगा? अगला सोर्स क्या होगा जरा बताओ? अगला सोर्स है, जब मसल्स के अंदर फॉस्फेट खत्म हो जाता है तो मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, इन केस ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं नोटेबल पॉइंट, इन केस ऑफ रेड मसल्स फाइबर, रेड मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी पहली प्रायोरिटी क्या है? मसल्स क्रिटिन फॉस्फेट को यूज करेगी हाई एनर्जी फॉस्फेट के लिए। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट यहां पर, ठीक है, इसको बार बार बनाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है, अब देखो, ये समझ में आ गया ना? मेन सोर्स क्या है? क्रिटिन फॉस्फेट, ये मसल्स में होता है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
हाँ, पर आप एथलीट्स हो, आपके अंदर रेड मसल्स फाइबर हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो आपकी मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, जो मैं आगे टाइप्स ऑफ मसल्स पे बताऊंगा। अब आ जाओ कैसे होता है, ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम में क्वेश्चन आएगा। ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहे होंगे आपको, एक्टिन फिलामेंट, ये मीरोमायोसिन या मायोसिन है। एक्चुअल में डायग्राम यहाँ ऐसा नहीं है, डायग्राम का जो सही सिचुएशन है वो ये ऐसी है, ये ऐसे ऐसे, और इसमें जुड़ा हुआ एटीपी। कॉपीराइट से बचने के लिए ये थोड़ा इसको ऐसे कर दिया डिस्टर्ब। अब जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो ये मीरोमायोसिन का हेड पीछे खींचेगा, ये खींच के आया, ये आ गया। जब पीछे खींच के आएगा तब यहां पर एटीपी टूटेगा, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। टूटा, ये पीछे आया, आ गया पीछे, और पीछे आकर के यहां पर क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन समझना, जैसे हाथ से समझ लो, ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर, मायोसिन कभी स्लाइड नहीं करते। ये मीरोमायोसिन का हेड है, इसको पीछे खींच के लाओगे एक एटीपी यूज होगी, फिर ये अपनी जगह जाएगा, फिर पीछे खींच के लाओगे एक एटीपी यूज होगी, फिर अपनी जगह जाएगा, फिर खींच के लाओगे एक एटीपी यूज होगी, फिर ये अपनी जगह जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये मूव करता रहेगा, एटीपी यूज करता रहेगा, मसल्स में स्लाइडिंग होती रहेगी। आप समझ रहे हो, इसका मूवमेंट होता रहेगा, मसल्स में स्लाइडिंग होती रहेगी। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप, एक मिनट एक मिनट, अच्छा तो किस हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये मूव करता रहेगा, और ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते रहेंगे, और एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग से क्या होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। ठीक है, यानी अब कैसे होगा, देखो ये पीछे गया, ये पीछे गया, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी हुआ, पीछे जाकर के इसने क्या कर लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया, ये ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी हो गया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बना लिया, अब ये अपनी जगह जाएगा, जैसे ही अपनी जगह जाएगा, एक्टिन फिलामेंट जो पहले यहां था, ध्यान से देखो यहां पर था, ये एक्टिन फिलामेंट आगे बढ़ गया, ये मूवमेंट आगे हुआ, हो गया आगे मूवमेंट। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट हो रही है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट हो रही है, हो रही है एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग। ठीक है, और जब एक्टिन फिलामेंट की स्लाइड होती है ना, तब इस हाई एनर्जी फॉस्फेट यहां पर जुड़ जाता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट जाता है और ये जुड़ जाता है, और वापस एक एटीपी का फॉर्मेशन करता है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वन एटीपी। एक एटीपी वापस बन गया। अब क्या होगा, यहां पर फिर से क्या होगा, ब्रेक डाउन, अब क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फिर से क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, फिर से क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, समझना मेरी बात, ये इसका पोजीशन है, क्रॉस ब्रिज टूटा, पीछे गया, एक एटीपी यूज हो गई, स्लाइडिंग स्टार्ट, क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर पीछे गया, एक एटीपी यूज हो गई, जब स्लाइडिंग होगी तो एटीपी जुड़ जाएगी, फिर टूटा, पीछे गया, एक एटीपी यूज हो गई, फिर आगे जाएगा, स्लाइडिंग, समझना मेरी बात। इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, मायोसिन कभी स्लाइड नहीं करता एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ गए, अच्छा अब देख पा रहा हूं तुम्हारा वो
ओके, पूरा 3D की तरह ही समझा रहा हूं भाई, ठीक है। अब पूरी कहानी समझो, मैं वापस आ रहा हूं, पूरा वापस। भाई सिग्नल यहां से गया, यहां गया, एक्सोसाइटोसिस न्यूरोट्रांसमीटर की हुई, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड किए, सिग्नल अंदर गया, यहां गया, कैल्शियम चैनल खोले, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज होकर किससे बाइंड करेगा, टीपीसी से, कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेगा। अब टीपीसी से बाइंड करने के बाद क्या होगा, कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेगा तो क्या होगा, देखो, कैल्शियम जैसे ही टीपीसी से बाइंड करेगा, इंटरेस्टिंग कंडीशन में ये कंडीशन थी अभी, ठीक है, जैसे टीपीसी से बाइंड करेगा, मी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन मूव कर जाएगी, एक्टिव साइड फ्री होगी, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद अब ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा, जब क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन होगा, समझना, क्रॉस ब्रिज बन गया, अब कॉन्ट्रेक्शन कराना है, कॉन्ट्रेक्शन कराने क्रॉस ब्रिज टूटेगा, पीछे जाएगा, ठीक है। अब यहां मैं लिख देता हूं, वन एनर्जी निकलेगी ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज को तोड़ करके, तोड़ने के लिए फिर एनर्जी चाहिए, फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ये पीछे जाएगा, फिर बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, टूटेगा, पीछे जाएगा, बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, टूटेगा, फिर पीछे जाएगा, बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो। अब हर बार एटीपी बनने के लिए कैसे बनेगी, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए, तो हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है, क्रिटिन फॉस्फेट है, ठीक है। ये टूटेगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट निकालेगा, क्रिटिन बच जाएगा, ये वापस में कन्वर्ट होगा, उसमें एटीपी फिर चाहिए, ये रिएक्शन चलती रहेगी। सोचो ये खत्म हो गया तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, पर मान लो आप एथलीट्स हो, आपके अंदर रेड मसल फाइबर है, तो आपके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको इस डायग्राम से समझाया है। अब मुझे बताओ समझ में आया है नहीं आया, यहां तक एकदम परफेक्टली दिमाग में सेट होना चाहिए। कहां पर एटीपी टूट रहा है, कहां पर एटीपी बन रहा है, कहां पर क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, कहां पर क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ गया, ये आग बता रही है कि एकदम आ गया, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब मसल्स को रिलैक्स कराना है, अब मसल्स को रिलैक्स कराना है, अब मसल्स को रिलैक्स कराना है। देखो कॉन्ट्रैक्शन ये है, ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया हो जो कल मैंने कराया भी था डायग्राम बना करके। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जेड लाइन पास पास आते हैं, जेड लाइन पास पास आते हैं, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स का। यहां से रिलैक्स से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंप्लीट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल्स को रिलैक्स कराना है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। एक मिनट सेव कर लूं जरा, कभी कभी फ्लक्चुएशन से सब चला जाता है मामला, ठीक है। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल जब रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, समझो। नंबर वन, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। नंबर टू, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप,
नंबर 3, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम टीपीसी। ठीक है, ये 3 काम होंगे तब जाकर के मसल्स रिलैक्स होगी। इसके बाद मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएगी, काम खत्म। अब ये बताओ मैकेनिज्म पूरी दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? ठीक है, पूरी मैकेनिज्म सेट हो जाने के बाद अब बच्चे के दिमाग में आता है, सर रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर आप बोले थे, इसका मतलब क्या है? ठीक है, रेड मसल्स फाइबर देखने में लाल होते हैं, व्हाइट मसल्स फाइबर देखने में सफेद होते हैं। इनका डायमीटर थोड़ा छोटा होता है, इनका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। बॉडी में दोनों टाइप के होते हैं। इनमें रेड होते हैं। रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन भर भर के होता है, मायोग्लोबिन। इनमें मायोग्लोबिन बहुत कम होता है, इसलिए व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, समझना। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाइट मसल्स फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, समझना। अगर रेड मसल्स फाइबर की बात करूं तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, और मायोग्लोबिन किससे बाइंड करती है? ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा अमाउंट में बाइंड करती है। ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा एरोबिक ऑक्सीडेशन करती है, जबकि ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा तो लैक्टिक एसिड डिपोजिट नहीं होगा, और एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा, समझना। पर यहां पर एसआर बहुत कम है, यहां एसआर बहुत ज्यादा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एसआर कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, समझना। एसआर कम है तो कम कैल्शियम निकलेगा, कम कैल्शियम निकलेगा तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां एसआर बहुत ज्यादा है, ज्यादा कैल्शियम निकलेगा। एसआर ज्यादा है तो कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम आयन क्या होंगे? ज्यादा। एसआर कम है तो कैल्शियम आयन क्या निकलेंगे? कम। सिंपल सी बात, समझ रहे हो? इसलिए कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा या कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा। इसलिए कहते हैं मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन भर भर के है इनके पास, समझना। और माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, पावर है, ऑक्सीजन है, पर कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा है, तो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझना। मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम है, पावर कम है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तेज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हाई कॉन्ट्रैक्शन होगा पर शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए होगा, समझ रहे हो? बहुत हाई कॉन्ट्रैक्शन होगा शॉर्ट पीरियड के लिए। तो बॉडी के अंदर 2 टाइप के मसल्स फाइबर होते हैं, बता दूं। जो बैक के मसल्स फाइबर होते हैं ना, बैक, आप सुबह से शाम तक खड़े रहते हो बिना थके, ठीक है, क्योंकि बैक में नेचर ने रेड मसल्स फाइबर बनाए हैं। और लिम्स के जितने भी हैं जो व्हाइट मसल्स फाइबर हैं, व्हाइट मसल्स फाइबर। आंखों के जो दिख रहे हैं ना, आंखें थक जाती हैं आपकी, व्हाइट मसल्स फाइबर हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, बैक एक्सटेंसर मसल्स में रेड मसल्स फाइबर मिलते हैं ह्यूमन के अंदर। हाँ, अदर एनिमल में पूछे तो रेड मीट ऑफ चिकन लेग, समझ रहे हो? चिकन लेग जो होते हैं उनके अंदर रेड मीट लोग खाते हैं, क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। और थाई के अंदर फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट, इनके फ्लाइट मसल्स रेड मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबी दूरी की उड़ान भरती हैं ये बर्ड्स। आई बॉल के मसल्स व्हाइट मसल्स फाइबर हैं। इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट मसल्स व्हाइट होते हैं। इसके अलावा फ्लाइट मसल्स ऑफ स्पैरो, स्पैरो बहुत तेजी से उड़ती है, फिर थक जाती है, रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, समझ रहे हो? तो बस रेड और व्हाइट में यही है कि रेड रेड है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, व्हाइट व्हाइट है क्योंकि माइटोग्लोबिन कम है। मायोग्लोबिन ज्यादा है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा विदाउट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, पर यहाँ पर एसआर कम है, उल्टा है। तो कैल्शियम कम होंगे तो कॉन्ट्रेक्शन स्लो होगा, इसलिए लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ व्हाइट है मतलब मायोग्लोबिन नहीं है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा, समझ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया कम है इसीलिए। पर एसआर बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो तेजी से कॉन्ट्रेक्शन करेंगे पर शॉर्ट पीरियड के लिए। आई बॉल के मसल्स व्हाइट मसल्स होते हैं और बैक एक्सटेंशन मसल्स रेड मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, अगर आप पर डे 10 किलोमीटर दौड़ लगाते हो तो आपके लिम्स मसल्स के अंदर रेड मसल्स फाइबर बन जाएंगे, मतलब आप एथलीट्स बन जाओगे। तो धीरे धीरे मायोग्लोबिन का डिपोजिशन बढ़ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि आपके अंदर भी रेड मसल्स फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।
समझे? तो आज मैं इतना ही रखूंगा। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ डिफरेंस बचा हुआ है जो मैं अगली क्लास में कराने वाला हूं, रेड और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर तो मैं साथ में कराऊंगा सबके। ये होमवर्क कल मैंने दिया था, ठीक है? ये एक बार देख लेना, कल वाला ही है क्या? हाँ, कल वाला ही है। ठीक है, इसको मैं आज आज होमवर्क नहीं दे रहा, मैं थोड़ा आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, अब बताओ यहां तक एकदम क्लियर है? यस या नो? ये चेक कर लेना, कल मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा और कल वाले क्वेश्चन होंगे ये तो, ठीक है? बाद बाकी का मैंने लगभग मसल्स खत्म कर दिया है। कल मैं ठीक है, कार्डिक मसल्स और देखो स्केलेटल मसल्स पूरे करा दिए, कार्डिक और स्मूथ के दो दो लाइन करके कंपैरिजन कराऊंगा, और स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा। डिसऑर्डर में साथ साथ करा दूंगा, स्केलेटल के जैसे एनसीईआरटी ने साथ साथ दिए हैं इकट्ठे लास्ट में, तो इकट्ठे लास्ट में कराऊंगा। और कल स्केलेटल चालू कर दूंगा मैं, ठीक है? वैसे तो यह खत्म हो चुका है, क्योंकि तीनों मसल्स में डिफरेंस हम टिश्यू में कराते हैं, मस्कुलर टिश्यू में, टिश्यू वाले चैप्टर में, यहाँ नहीं कराता मैं, ठीक है? बट एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है तो यहाँ करा देते हैं, कोई बात नहीं। वहां भी दे रखा है, सेम चीज वहां भी दे रखी है, कहीं एक जगह कर लो, ठीक है? यहाँ मसल्स खत्म हो जाता है रेड एंड व्हाइट के ऊपर, ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। आज शाम को 8 बजे मिल रहे हैं, ठीक है? अपने ही चैनल पर, संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर।